ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी हटाना, और यहीं पर एक नारा दिया गया था, कौन सा? गरीबी उन्मूलन। कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को हटाने का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए थी? 4। कितने साल के लिए थी? 4। यहां पर गरीबी हटाने के लिए कौन सा सूत्री फार्मूला? 20 सूत्री। और यहां पर कौन से बैंक की स्थापना? ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1975 के अंदर। गांव के अंदर जो ग्रामीण बैंक हैं जो स्थापित किए गए थे इसी पंचवर्षीय योजना के तहत, क्योंकि गांव के लोगों को भी विकास करना था। गांव के लोगों को विकास करने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा कहां से उठाएंगे? बैंकों से। तो इसीलिए इन ग्रामीण बैंकों की यहाँ पर क्या की गई थी? स्थापना। इसी समय कांग्रेस पार्टी इलेक्शंस के अंदर हार गई। पहली बार भारत के अंदर गैर कांग्रेस पार्टी आई, और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन? मोरारजी देसाई। और उसी मोरारजी देसाई ने इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही ऐलान कर दिया कि पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जैसे ही ये योजना समाप्त की गई तो मोरारजी देसाई के द्वारा एक नई योजना लेके आए थे, जिस योजना को क्या कहते हैं हम? अनवरत योजना। अनवरत योजना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? डीटी लकड़वाला। इस योजना को कहा जाता है कि किसी के बारे में कुछ नहीं पता था, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, सरकार ने पब्लिश ही नहीं किया था इस अनवरत योजना के अंदर। ठीक है, जैसे ही अनवरत योजना समाप्त हुई कुछ समय बाद यहाँ पर एक और योजना शुरू कर दी, 6ठी पंचवर्षीय, और दोबारा से दूसरी पार्टी आई थी कांग्रेस, उसी ने शुरुआत कर दी किस योजना की? 6ठी पंचवर्षीय योजना। मेन जोर किसके ऊपर दिया? औद्योगिकरण। मेन जोर किसके ऊपर दिया था? औद्योगिकरण के ऊपर क्या दिया था इन्होंने? जोर दिया था। ठीक है, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से कब तक चलती है? 1985। मेन यहां पर किसके ऊपर बल दिया? गरीबी निवारण, यानी कि गरीबी को हटाना। दूसरा क्या था? रोजगार सृजन। ठीक है, अगर इन्होंने औद्योगिकरण करेंगे तो रोजगार अपने आप ही पैदा होंगे। ठीक है, और किसके ऊपर जोर दिया? गरीबी निवारण। और गरीबी का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का। किस योजना के तहत? 5वीं। यहां पर मानक व्यक्ति वर्ष को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया, और एक कौन सा? आगत और निर्गत मॉडल, यानी कि एक इंडस्ट्री से लाभ आ रहा है, उत्पादन कर रही है, तो उसका उत्पादन का लाभ दूसरी को भी मिले, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी यहां पर कर दी थी इन्होंने। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और वो प्रोडक्ट मान लो ऑनलाइन बेचा जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, जैसे हम मान लेते हैं ये बेंचमार्क कोई कंपनी है, ये प्रोडक्ट बना रही है, अब ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है, इन्होंने किसके साथ? फ्लिपकार्ट के साथ समझौता कर लिया, तो फ्लिपकार्ट इसको ऑनलाइन बेच देगी और बेंचमार्क खुद बना रही है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया? डिपेंडेंसी। ये एक प्रोडक्शन कर रही है और दूसरा उस प्रोडक्शन के ऊपर क्या कर रही है? लाभ कमा रही है। तो इसी को हम कहते हैं आगत और निर्गत मॉडल, और इसी के ऊपर आधारित थी कौन सी योजना? 6ठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी निर्देशांक किस योजना के तहत तैयार किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय। किस योजना के अंदर? 6ठी पंचवर्षीय योजनाएं। 2400 कैलोरी थी शहर के लिए और ग्रामीण के लिए 2100 कैलोरी। ये इन्होंने गरीबी जो रेखा थी, गरीबी जो लाइन थी यहां पर डिसाइड की गई थी किस समिति के द्वारा? वाई के अलहद। किसके द्वारा? वाई के अलहद। और 2250 कैलोरी किसने? नीलकांत। और एक और भी थे ना, कौन? वीएम रथ। ठीक है, वीएम रथ समिति जो थी, ठीक है, कब इन्होंने किया था? 1961-62 का आधार वर्ष बनाया था, उसके तहत 2250 कैलोरी डिसाइड की गई थी। ठीक है, कब किया था? 1971 में उन्होंने अपनी प्रस्तुत की थी। बेस ईयर किसको रखा गया था? 61 और 62 को। बेस ईयर किसको रखा गया था? 61 और 62। इन्होंने जो ये योजना थी ये लंबे समय को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी, 15 सालों का इसके अंदर टारगेट रखा गया था कि 15 सालों तक ये काम करती रहनी चाहिए। ठीक है, तो लंबे समय तक इसके अंदर अर्थव्यवस्था के किसको? आधुनिकीकरण को सबसे पहली बार अपनाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे पहले आधुनिकीकरण को अपनाया गया था किस योजना के तहत? 6ठी
और उसके बाद में अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी आती है? 7वीं। 85 से लेकर कहां तक? 90। 85 से लेकर कहां तक? 90। किसके द्वारा तैयार? चक्रवर्ती। किस मॉडल के ऊपर? जॉन डब्ल्यू मिलर। मॉडल कौन सा था? जॉन डब्ल्यू मिलर। इसके अंदर किसको परिभाषित किया गया था बाद में? गरीबी को भी। किसको? गरीबी को। और गरीबी के अंदर पहले यहाँ पर कैलोरी थी, कैलोरी के बाद में वहां पर कैपिटा इनकम यानी कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को यहाँ पर डिसाइड कर दिया। एक व्यक्ति अगर कितना 33 रुपए खर्च कर रहा है शहर के अंदर, या गांव के अंदर कितना 27, तो ये किसने दिया था? किस समिति के द्वारा? किस समिति के द्वारा? तेंदुलकर। उसके बाद में एक और समिति आई थी, उसने क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया, और चेंज कर शहर का 47 रुपए और गांव का कितना? 32 रुपए। ठीक है, ये किस समिति के द्वारा? सी रंगराजन। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी, ये रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 2014। इसी के अकॉर्डिंग आज भी हमारी गरीबी भारत के अंदर डिसाइड की जाती है। अगर आप गांव के अंदर रहते हो तो कितना रुपए खर्च है? 32 रुपए। अगर आप 32 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। ठीक है, 32 से कम खर्चने वाला गरीब कहलाता है। आज के समय किस समिति के द्वारा? रंगराजन समिति। 1989 के अंदर कौन सी योजना? जवाहर रोजगार योजना। इसके तहत 90 से 100 दिन का रोजगार देने के लिए सरकार ने ये योजना लेके आए थे। आज के समय एक योजना है, आगे चलकर ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना बनेगी। ठीक है, फिर बाद में इसको मनरेगा के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार यहाँ पर दिया गया। इस योजना का लक्ष्य क्या था? अनाज के उत्पादन को बढ़ाना, और क्या था? रोजगार के अवसर में वृद्धि और आधुनिकीकरण, और क्या था? आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, इनको मेन फोकस रखा गया। और ये क्या थी? सफल योजना रही थी एक। ठीक है, यहाँ पर आधुनिकीकरण भी हो गया था, उत्पादन के अंदर वृद्धि भी हो गई थी। ठीक है, और क्या हुआ? आत्मनिर्भरता, और यहाँ पर स्थिरता भी आ गई थी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, मेन यहाँ पर किसका विकास हुआ? ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा। इस योजना के बाद 1990 के अंदर भारत के अंदर कुछ फिर संकट आ गया था पैसे को लेकर। ठीक है, जो रिजर्व फंड है, फॉरेन रिजर्व फंड, उसके अंदर कमी आ गई थी। महज हमारे पास कितने दिन का पैसा बच गया था? 15 डेज का। कितने डेज का? 15। इसलिए इन्होंने बीच में इस आर्थिक संकट के कारण क्या ले लिया? अवकाश ले लिया, और इसी को हम क्या कहते हैं? सेकंड योजना अवकाश। क्या कहा जाता है इसको? सेकंड योजना अवकाश। 1990 से लेकर 1992। प्रथम योजना अवकाश कब था? 1966 से लेकर 69 तक। कौन सा? प्रथम। दूसरा 1990 से 92। ये प्रथम योजना अवकाश किस लिए लिया गया था? सूखा और भारत के ऊपर विदेशी देशों के द्वारा हमला। और दूसरा अवकाश किसके कारण? आर्थिक संकट। किसके कारण? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट बहुत खतरनाक है भाई, है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से लेकर 1997 तक चलता है। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष देरी से शुरू हुई थी? 2 वर्ष। 2 वर्ष देरी क्यों हुई थी? क्योंकि भारत के अंदर कौन सा संकट है? आर्थिक संकट आ गया था। और इस योजना को किसने तैयार किया? मनमोहन सिंह। किसने तैयार किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय मनमोहन सिंह सरकार के अंदर वित्त मंत्री के पद पर थे, और उनका जो प्रधानमंत्री था वो कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव यहाँ पर क्या थे? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर इस योजना के अंदर मानव संसाधन, शिक्षा और उदारीकरण के ऊपर जोर दिया गया था। ठीक है, ये इसके अंदर सबसे पहली बार शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया था, सबसे फर्स्ट टाइम। और इसी योजना के तहत भारत के अंदर सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन हुए थे। आज के समय आप देखते होंगे हर क्षेत्र के अंदर 1 या 2 इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे। बुन्ना के अंदर भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज ही है वो, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गुरु द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट जो है। ठीक है, वो भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, वो इसी के तहत यहाँ पर ओपन हुए हैं। ठीक है, देश के अंदर आज के समय आप देखते होंगे सबसे ज्यादा जो लोग हैं बीटेक वाले मिलते हैं, है ना। ठीक है, वो किसके तहत है? इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। यहाँ पर क्या हुआ था 1992 और 97 के अंदर, यहाँ पर इन्होंने जो सर्वाधिक पूर्ण रोजगार सृजित, एक और दूसरा यहाँ पर आर्थिक संकट के कारण यहाँ पर एलपीजी के ऊपर जोर दिया गया था। मनमोहन सिंह क्या लेके आए थे यहाँ पर? एलपीजी। ठीक है, एलपीजी लेके आए थे। ये अर्थव्यवस्था किस मॉडल के ऊपर आधारित थी?
जॉन डब्ल्यू मुलर। किसके आधारित पर? जॉन डब्ल्यू मुलर। मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास, मानव के संसाधनों का विकास किया जाए, यानी कि जो चीजों की जरूरत है उनको भारत के अंदर ही बनाया जाए। ठीक है, ये यहाँ पर। और किसके ऊपर है? प्राथमिक शिक्षा, सार्वभौमिक विकास किया गया था यहाँ पर। और किसके ऊपर? पेयजल। ठीक है, आज कहते हैं ना कि हर गांव के अंदर, हर गली के कोने तक हमने पेयजल को पहुंचा दिया। सरकारें दावा करती है, ठीक है, हमने जगह जगह तक, भारत के हर क्षेत्र तक पेयजल की सुविधा प्राप्त करी है। ठीक है, तो ये यहीं से शुरू होता है। पेयजल की सुविधा किसके अंदर दी गई थी? पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 8वीं। और यहाँ पर रोजगार के लिए कौन सी? प्रधानमंत्री रोजगार। कब शुरू होती है? 1993 के अंदर। कब शुरुआत होती है इसकी? 1993 के अंदर शुरुआत होती है। एक मिनट भाई, इसमें डाटा नहीं आया कुछ। ठीक है, इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर यहां पर क्या लेके आए थे मनमोहन सिंह? LPG। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब विदेशी कंपनियों को भारत के अंदर लेके आए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कुछ सरकारी कंपनियां, उनको भी इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, लिबराइजेशन, लिबरता लेके आओ, उदारता लेके आओ चीजों के अंदर, यानी कि जो कानून थे, जो इनके, उन कानूनों को क्या लेके आए थे? बिल्कुल नरम कर दिया, यानी कि उनके अंदर ढील बरती गई थी। ठीक है, धीरे धीरे उनको क्या कर दिया? बिल्कुल उदार कर दिया, यानी कि लूज छोड़ दिया कानूनों को कि बाहर से विदेशी कंपनी आओ। अगर बाहर से भारत के अंदर विदेशी कंपनी आ रही है, आते ही उनको यहाँ पर क्या चाहिए? लेबर। और लेबर जो चाहिए टेक्निकल, मान लो कोई यहाँ पर लेबर चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? डिप्लोमा या बीटेक या ITI होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर लोगों के पास ना डिप्लोमा, ना ITI, ना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ये कुछ भी नहीं थे, तो इसीलिए भारत के अंदर जगह जगह क्या खुलने शुरू हो गए? पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज। जो जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो सबसे ज्यादा इसी योजना के तहत भारत के अंदर ओपन हुए थे। तो इसलिए लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर डिग्रियां करी है इंजीनियरिंग टाइप की, और उसके बाद में लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, इसीलिए आज भी लोग सबसे ज्यादा जो बेरोजगार घूमते हैं, यही वाले जो लोग होते हैं, बीटेक वाले या पॉलिटेक्निक वाले। ठीक है, ये बेरोजगार घूमते हैं। ये किसकी वजह से? यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जो विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आई थी, उन्हीं की वजह से। आप देखते होंगे, अगर 1992 से पहले अगर किसने ITI भी कर रखी थी, तो वो भी कंपनी के अंदर आज एक बढ़िया सैलरी के ऊपर से रिटायरमेंट हुआ है। अगर आप लोगों को पता हो तो आसपास में किसी से पूछना, जो भी पुराने हैं, जो कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, या तो वो ITI करा होगा, या वो डिप्लोमा, या फिर बीटेक वगैरह। ठीक है, एक बहुत बढ़िया सैलरी के साथ वो चल रहा है। ठीक है, अगर उस समय थोड़ा सा भी अगर किसको टेक्निकल नॉलेज थी इस समय, तो वो आज एक अच्छी सैलरी, अच्छे एक इमेज के साथ है मार्केट के अंदर, अच्छे पैसे के साथ है। ठीक है, जी रहा अपनी लाइफ है। ये इसी के कारण हुआ था। मनमोहन सिंह ये चीज लेके आए थे यहाँ पर, 3 चीज। कौन कौन सी? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इन्होंने ही हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया था। और मात्र 2-3 सालों के अंदर ही किसके नंबर, कौन से नंबर पे ले आए थे? तीसरे नंबर। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था कितने स्थान पर है? तीसरे। अगली पंचवर्षीय योजना आती है जिसको हम कहते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय क्या था? 1997 से लेकर 2000। किस मॉडल के ऊपर? अमर्त्य सेन। किस मॉडल के ऊपर थी? अमर्त्य सेन। यहां पर क्या? न्याय पुनः वितरण प्रणाली को अपनाया गया था। इस योजना के तहत एक तो आ गया भूकंप, एक क्या हुआ? कारगिल युद्ध, और क्या हुआ? परमाणु परीक्षण। सबसे पहले भारत ने यहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उन्होंने यहां पर राजस्थान के पोखरण के अंदर क्या कर दिया? परमाणु परीक्षण। बाकी सभी देशों की हमारे देश के ऊपर नजर थी कि इनको परमाणु परीक्षण नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि उसमें परमाणु परीक्षण परमिशन नहीं देता था किसी को भी परमाणु परीक्षण करने के लिए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, हमारे जो परमाणु विभाग था, कि आप परीक्षण करो, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करवाया और किसी को कानों तक खबर नहीं होने दी थी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है परमाणु परीक्षण के ऊपर। ठीक है, जॉन इब्राहिम की मूवी होगी शायद। ठीक है, तो वो मूवी बनी हुई है इस परमाणु परीक्षण के ऊपर। जैसे ही परमाणु परीक्षण हुआ, देशों को पता लग गया और हमें बैन कर दिया जाता है। ठीक है, भारत को क्या कर दिया गया था? बैन। अब धीरे धीरे जो वो बैन किया गया था वो समाप्त हो रही है चीजें सारी, क्योंकि भारत अभी सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है।
तो इसलिए जो बैन किया था देशों ने कि परमाणु के लिए, तो अब धीरे धीरे वो बैन क्या कर रहा है, हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये परमाणु परीक्षण। दूसरा, कारगिल के अंदर बहुत तगड़ा युद्ध किया गया था, किसके साथ? पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था पाकिस्तान ने, और कारगिल का युद्ध भी जीत लिया था किसने? भारत ने। ठीक है, हमने कारगिल के अंदर पाकिस्तानियों को खदेड़ कर यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इनकी हालत खराब कर दी थी और कारगिल के ऊपर कब्जा कर लिया। तीसरा, भूकंप। ये जो भूकंप आया था ये आया था 2001 26 जनवरी। 26 जनवरी के अंदर देश के अंदर तिरंगा लहराया जाता है, और जब तिरंगा लहराया जाता है उसी समय ये भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। ये लगभग 9 बजे के आसपास आया था, सुबह 9 बजे का ही टाइमिंग होता है लगभग तिरंगा लहराने का। उसी समय ये भूकंप आया था गुजरात के अंदर, किस जगह? भुज। ठीक है, कहां पर है? भुज के अंदर आया था ये भूकंप, और इस भूकंप के कारण 10,000 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा बताया जाता है 2001 के अंदर। इतने लोग मारे गए, तो इसलिए ये पंचवर्षीय जो योजना थी ये ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इसके कितने कारण? 3। पहला भूकंप, दूसरा कारगिल युद्ध, तीसरा क्या था? परमाणु परीक्षण। ठीक है, ये 3 चीजें थी जिस कारण हम इस योजना को ज्यादा सफल नहीं कर पाए थे। इसी योजना का लक्ष्य क्या था? राजकोषीय नीति को लागू करना, यानी कि कोई राज्य ज्यादा डेवलप नहीं कर रहा तो राजकोषीय नीति से उसको पैसा दे देना। ये आगे हम बजट के अंदर पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति वगैरह क्या होती है, सारी चीज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या था? एक सामाजिक न्याय के समता के साथ, यानी कि सभी को एक साथ लेकर विकास करना, ये इनका मेन मकसद था 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद में अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी आती है? 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 2002 से लेकर कब तक? 2007 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं? 10वीं। इसके अंदर किसको बढ़ाया गया? शिक्षा। कौन सा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया था किस योजना के तहत? 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, और ये शिक्षा के लिए एक अभियान भी शुरू किया गया था 2004 के अंदर, ये शुरू हो गया था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। उसके अंदर और कौन सा? आगत और निर्गत मॉडल के ऊपर आधारित थी। आगत निर्गत मैंने बता दिया, एक दूसरे प्रोडक्शंस के ऊपर डिपेंडेंस हो जो फैक्ट्री या जो उद्योग, उसी को आगत निर्गत के नाम से जानते हैं। ये इस ऐसे समय लागू की गई थी जब अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक सुधारों का जोर जो था वो क्या था? चरम सीमा के ऊपर था। ठीक है, यानी कि लगभग जो सुधार था वो बिल्कुल टॉप पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि अब हम सुधार आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए कृषि को भी महत्वपूर्ण माना गया था यहाँ पर, और कृषि के क्षेत्र के अंदर भी क्या लाया गया था? यहाँ पर अलग से विकास किया गया था। और यहाँ पर क्या किया गया? तिरव विकास। सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर, और यहाँ पर रोजगार भी क्या होंगे? फिर ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूल के अंदर किनको नियुक्ति मिलती है? टीचरों को। ठीक है, 20 या 25 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। अभी हरियाणा के अंदर 25 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर का गवर्नमेंट दावा कर रही है। ठीक है, वो भी किसका हिस्सा है? सर्व शिक्षा अभियान का। किसका हिस्सा है? सर्व शिक्षा अभियान का। इसका उद्देश्य क्या बताया गया? देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, और पर कैपिटा इनकम को क्या करना? दोगुना। हम पीछे पढ़ के आए थे पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो देश क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, देश का क्या होगा? विकास। अगर देश का विकास देखना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या था? पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो देश क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा तीव्र गति से विकास कर रहा है। अगली जो पंचवर्षीय योजना है ये कौन सी है? 11वीं पंचवर्षीय योजना है। 2002 से कब तक? 2012, सॉरी 7 से 12, 2007 से 2012। हर क्षेत्र के लिए समावेशी विकास चला गया, तीव्रतम विकास के ऊपर जोर दिया गया। समावेशी विकास का मतलब होता है हर क्षेत्र को बराबर लेकर चलना, हर क्षेत्र के अंदर विकास करना, चाहे वो उद्योगीकरण हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो आर्मी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को साथ में लेकर चले गए थे। और इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 2010 के अंदर कौन सी? मिड डे मील योजना को प्रारंभ किया गया। क्या है ये मिड डे मील योजना है? अरे वाह, सरकारी स्कूल में दलिया देना तो, और आंगनवाड़ी में भी मिड डे मील, आंगनवाड़ी में भी होती है, उसको अलग नाम से जानते होंगे आंगनवाड़ी वाली को, है? आज इधर पोषण युक्त आहार प्राप्त करना,
ठीक है, पोषण युक्त आहार प्रोवाइड करवाना सरकार के द्वारा स्कूल के बच्चों को, उसको मिड डे मील योजना के नाम से जानते हैं। और इस योजना को शुरुआत कब मिली थी? 2005। अब आपस में बतला रहे, मैं तो एक कट्टा कणक लेके आता था इसी के तहत मिलती थी, मिड डे मील योजना के तहत। कभी कनक, कभी राइस, कभी कुछ ऐसा दिया जाता था क्या? इसके तहत वहीं पर बनाना शुरू कर दिया, इससे पहले दिया जाता था, कुछ ऐसा ही होगा। इसके अंदर योजना में क्या था? वन क्षेत्र के अंदर वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, बट ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, 24% से घटकर कितना हो गया था? 22%। ठीक है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ये ज्यादा ढंग से इसमें काम नहीं कर पाया था, इसलिए इन जो क्षेत्र था वन का वो क्या हो गया था? घट गया। कितना परसेंट? 2। लास्ट पंचवर्षीय योजना है जिसको हम क्या कहते हैं? 12वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 12 से 17। 12 से 17। इसके बाद में क्या हुआ था? नीति आयोग बीच में टपक पड़ा, बोला अब सब कुछ मैं ही करूंगा। ठीक है, अब सारी जो रणनीतियां हैं वो किसके हाथ में है? नीति आयोग। किसके हाथ में है? नीति आयोग। यहां पर क्या किया? प्रशासनिक सुधार और किसके अंदर? भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया था, बट दोनों ही पूरी नहीं हो पाई। और सबसे ज्यादा क्या हो गया? भ्रष्टाचार भी बढ़ गया और प्रशासनिक जो सुधार था वो भी नहीं पढ़ पाया, वहां पर भी करप्शन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही इसके अंदर करप्शन वगैरह हुए थे। इसी कारण जैसे ही 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, बीजेपी गवर्नमेंट, और 2015 में इन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग स्थापित कर दिया जिसको क्या कहा जाता है? नीति आयोग। सबसे पहले ही उन्होंने भाषण के अंदर ये कहा होगा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, है ना। 2-3 साल तक, ठीक है, वो बोलते रहे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे हर रैली वगैरह के अंदर। बीजेपी का शुरुआत में एक ही मोटिव था, ठीक है, पार्टी सरकार स्थापित करने का, कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। इसीलिए आज टोल फ्री नंबर है भ्रष्टाचार का। अगर कोई करप्शन हो रहा है तो तुरंत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। हरियाणा के अंदर भी अलग से टोल फ्री नंबर है। अगर आप कहीं पर भी भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हो या कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है तो तुरंत आप उस टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करके शिकायत कर सकते हो। ठीक है, और आपकी कंप्लीटली ढंग से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ठीक है, ढंग से। चलिए, और यहाँ पर परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने का भी लक्ष्य है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा परमाणु शक्ति हो, तो इसको भी बढ़ाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास इस योजना का क्या था? उपशीर्षक। ये मेन यहाँ पर उद्देश्य था। एक तो तीव्र औद्योगिकरण, दूसरा अधिक समावेशी और धारणीय विकास, इनके ऊपर योजना ज्यादा ध्यान दिया गया था। धारणीय विकास का मतलब होता है गांव के लोगों को भी रोजगार प्राप्त करवाए, हर क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए, धारणीय विकास। ठीक है, तो ये योजना जब शुरू हुई थी वैश्विक आर्थिक दूसरी वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ठीक है, तो 11वीं योजना के अंतिम वर्षों के अंदर एक इंटरनेशनल संकट आ गया था। ठीक है, आर्थिक मंदी आ गई थी पूरे विश्व के अंदर, उसका भी सामना करना पड़ता है। जब पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्थिक मंदी आती है तो भारत अकेला नहीं, सभी देशों को दिक्कत होती है। ठीक है, जब कोविड आया था, कोविड से जस्ट पहले आर्थिक मंदी चल रही थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चलती रहती है, कभी किसी क्षेत्र के अंदर, कभी किसी भी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो उसी समय यहाँ पर यूरो के ऊपर संकट आया होता है। जब भी यूरो की वैल्यू गिर जाती है अकॉर्डिंग कंपैरिजन डॉलर, ठीक है, तब ये संकट आते हैं। ठीक है, भारत के अंदर भी कई बार संकट आता है जब भारत की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। जब गिरती है तो अब आर्थिक संकट आता है हमारे ऊपर। ठीक है, चलिए, 12वीं योजना के ऊपर हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अर्थव्यवस्था का विकास दर, और क्या है, इसको क्या किया जाए? तीव्र किया जाए। और ये किसके कारण होगा? जब समावेशी विकास और धारणीय विकास के ऊपर जोर दिया जाएगा। तो इन्हीं के ऊपर जोर दिया गया था। इस योजना को बीच में ही समाप्त करके एक नया आयोग स्थापित कर दिया जिसको क्या कहा जाता है? नीति आयोग। क्या अब कोई पंचवर्षीय योजना आई? अभी तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना? 12। कितनी पंचवर्षीय योजना? 12। तो 12 की 12 हमने कर ली। पहली पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर जोर? दूसरी पर, तीसरी पर, दोनों पर, चौथी पर औद्योगिकरण या स्थिरता प्राप्त करने के लिए, 5वीं के ऊपर गरीबी हटाओ, 6ठी के ऊपर गरीबी निवारण और रोजगार, गरीबी निवारण और रोजगार, 7वीं में, 7वीं के ऊपर किसमें जोर दिया था? 7वीं पर किसमें जोर दिया था? आर्थिक विकास करवाया था एक तो,
और किसके ऊपर जोर दिया था? औद्योगिकरण, गरीबी की परिभाषा दी थी, और किसके ऊपर जोर दिया था? खाद्यान्नों के ऊपर भी जोर दिया था। जितने भी जैसे संसाधन के, ऊर्जा वगैरह के संसाधन थे, इस्पात वगैरह, उनके ऊपर जोर दिया था। आठवीं में किसके ऊपर? शिक्षा। 2 वर्ष देरी से हुई थी, वहीं पर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने क्या लेके आए थे? एलपीजी, प्राइवेटाइजेशन, तीव्र गति वहां पर लेके आए थे। 9वीं के अंदर भी क्या हुआ था? ठीक है, 9वीं में विकास के ऊपर जोर दिया गया था, तीव्र विकास, बट 9वीं क्या हो गई थी? असफल। किस कारण? भूकंप आ गया था, और आर्थिक संकट। और आर्थिक संकट 9वीं में कहाँ आया था? 1997-2002 नहीं, कारगिल युद्ध हुआ था, और परमाणु परीक्षण। देश ने हमें क्या कर दिया था? जैसे इंटरनेशनल संगठन था, उसने बैन कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए वहां पर दिक्कत हुई थी। 10वीं के अंदर सर्व शिक्षा अभियान। 10वीं के अंदर क्या हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान। और तीव्र गति वगैरह ये तो चलता ही रहेगा हर के अंदर। 11वीं के अंदर क्या हुआ था? समावेशी विकास। कौन सा विकास है? समावेशी। और 12वीं के अंदर धारणीय विकास। 12वीं के अंदर क्या हुआ था? धारणीय। अच्छा, मिड डे मील योजना किसके अंदर आई थी? 11वीं के अंदर। कब आई थी? 11वीं। और संसद ने मंजूरी कब दी थी? 2000। अरे वाह, मिड डे मील का भरपूर फायदा उठाया लगता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा बजट। ठीक है, क्या रहेगा? बजट। अब बजट क्या होता है? ठीक है, जैसे हमें घर पे कोई चीज लेके आनी है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? पहले बजट देखो कितना होगा। ठीक है, उसके बाद में उस चीज को लेके आएंगे, है ना। जैसे आप कहते हो कि मुझे क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए एप्पल का, और एक एप्पल का फोन चाहिए, है ना। सबसे पहले आप दरख्वास्त लगाओगे किसके सामने? मम्मी के सामने। ठीक है, पापा तो फाइनल अप्रूवल देंगे ना। ठीक है, अब मम्मी कहेगी कोई नहीं बेटा, मैं शाम को पापा से बात करती हूँ, है ना। और पापा मंजूरी दे देंगे, खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी, है ना। तो वो बजट फाइनल क्या हो गया? वहां से अप्रूवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है, जो एस्टिमेट लगाया जाता है और उस एस्टिमेट को रिटर्न के अंदर हम लिख लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बजट। क्या कहते हैं? बजट। अब इकोनॉमिक्स के अंदर बजट क्या होता है? ठीक है, लास्ट में पढ़ लो भाई, बातों पर ध्यान मत दो। अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय और खर्च के ब्यौरे को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। यानी कि जितनी इनकम आ रही है और उसके अंदर आपका जो खर्चा हो रहा है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? बजट। इन दोनों का कंप्लीट जो ब्यौरा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? बजट। कहते हैं ना तेरा बजट कितना है साल का। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो बजट है ये किस भाषा का है? फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच के किस शब्द से, किससे लिया गया है? बुजेट से। किससे लिया गया है? बुजेट से। और इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। इसका जो अर्थ होता है ये होता है चमड़े का थैला। अब ये अर्थ चमड़े का थैला कैसे निकला है ये भी देखो यहाँ पर। 1773 के अंदर ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। इन्होंने अपनी पार्लियामेंट जो थी उनकी संसद, उसी के अंदर वित्तीय प्रस्ताव पेश करने के लिए एक चमड़े का थैला लेकर आए और उस चमड़े के थैले में से कुछ कागज बाहर निकाले और उन्हीं कागजों के अंदर क्या था? वित्तीय प्रस्ताव। और जैसे ही बाहर निकाले वो कागज, तो वहां के जो संसद के जो लोग थे उन्होंने मजाक बना दिया। और मजाक में यहाँ पर जो जादू के थैले को क्या कहा गया है? बोला बजट खुल गया है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना जादू का पिटारा खुल गया है ना। तो वैसे ये चमड़े का थैला तो था, इसको खोलकर इसमें से जो कागज निकाला गया, फिर ही कहा था कि यहाँ पर ये जो जादू का थैला है ये खुल रहा है, और इसी को हम कहते हैं बजट। और वहीं से शुरू हो गया, बजट खुल गया है वहीं से, क्योंकि इसके अंदर पूरे वार्षिक का किसका प्रस्ताव होता है? आय और व्यय, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इसके अंदर कंप्लीटली आपका डिटेल से लिखे होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो यहीं से इस चमड़े के थैले को जो बुजेट था, इसी को हम क्या कहने लग गए? बजट। हमारे भारतीय संविधान के अंदर बजट नाम का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा गया। ठीक है, बजट नाम ही नहीं हमारे संविधान के अंदर। तो ये हमने वहीं से ब्रिटेन से उठाया गया इसको। तो भारत का पहला बजट किसके द्वारा पास किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। कब? 7 अप्रैल 1860। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन। वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन। इन्होंने ही क्या किया था? इसको प्रस्तुत। भारतीय बजट प्रणाली के जनक किसको कहा जाता है?
जेम्स विल्सन। किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 किसके द्वारा? वित्त मंत्री आर के सन्मुख सेठी। कौन थे? आर के सन्मुख सेठी क्या थे? वित्त मंत्री। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? बजट पास। सबसे पहले भारत में किसने किया था? सबसे पहले भारत में जेम्स विल्सन। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन ही तो थे, ठीक है। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की सरकार के अंदर वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन, जिन्होंने क्या किया था? प्रस्तुत। बट विश्व के अंदर बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट वॉलपोल। किसके द्वारा? रॉबर्ट वॉलपोल ने, ठीक है। वहीं से ये बजट निकल के आया। स्वतंत्र भारत के अंदर किसने? आर के शरण मुखर्जी है। ये क्या नाम है? सनमुखम। कौन है? सनमुखम सेठी। चलिए, गणतंत्र भारत का सबसे पहला जो बजट है ये किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई। किसके द्वारा? जॉन मथाई। ये अंतरिम सरकार के भी मंत्री थे, मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर करवाया था। ऐसे 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट को प्रस्तुत किया है। वैसे बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, बट राष्ट्रपति कभी भी प्रस्तुत नहीं करता। इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है? वित्त मंत्री को। किसको? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं। सबसे पहले किसने? जवाहरलाल नेहरू। आपको मैंने करवाया भी था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे? वित्त मंत्री। और विदेश मंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में किसने? इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद में राजीव गांधी। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्या पास किया है? प्रधानमंत्री के साथ साथ बजट को प्रस्तुत किया है। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, इसलिए इन्होंने बजट को पेश किया है, ठीक है। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अमित शाह वित्त मंत्री। वाह, वित्त मंत्री कौन है अभी? वित्त मंत्री कौन है अभी? वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण, ठीक है। सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? मोरारजी देसाई। ये देख लो, ठीक है। ये ऐसे मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान रत्न भी मिला है, ठीक है। पाकिस्तान रत्न भी मोरारजी देसाई, खतरनाक है ना। कितनी बार इन्होंने पास किया था? 10 बार। 10 में 8 तो नियमित लगातार, 2 बार और अलग से इन्होंने पास किया था, ठीक है, जिसको अंतरिम बजट है। जो बजट है, ये बजट 2 बजट बना दिए गए थे। पहले एक ही बजट था, बाद में इसको अलग कर दिया गया था। एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति को हम कहते हैं एकवर्ष समिति। इस एकवर्ष समिति ने 1925 में क्या किया था? रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। तो रेल बजट और आम बजट दोनों को क्या कर दिया? एक साथ, पहले एक साथ था, बट इसने क्या कर दिया? दोनों को अलग अलग कर दिया। जैसे इसने अलग किया, बाद में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के अंदर आती है, तो उन्होंने 2016 के अंदर दोबारा से फिर क्या कर दिया? रेल बजट और आम बजट को दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि रेल बजट के आम बजट के अंदर रेल बजट को दोबारा से विलय कब किया गया था? 2016। और बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? नहीं, फरवरी के अंतिम माह, ठीक है। फरवरी के अंदर हमारा एक सेशन चलता है और उसी सेशन के अंदर सरकार अपना क्या पास करती है? बजट। और वो फरवरी का अंतिम यहाँ पर सप्ताह होता है जिसके अंदर ये बजट प्रस्तुत करते हैं। 1 अप्रैल से बजट लागू होता है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से क्या होता है? शुरू होता है। और तभी से बजट क्या होता है? भारत के अंदर लागू हो जाता है। इसलिए आप देखना, मार्च के महीने के अंदर अगर आगे टैक्स बढ़ रहा है तो कुछ चीजों को सस्ता कर दिया जाता है कि जल्दी से ये चीजें खरीद लो, आगे टैक्स क्या हो रहा है? दोबारा से बढ़ा दिया जाता है। तो ध्यान रखना, 31 मार्च के महीने के अंदर कुछ चीजें के ऊपर डिस्काउंट ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो आगे फिर क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है, इसीलिए। चलिए, बजट को तैयार करने का जो काम होता है वो किस समिति के द्वारा? प्रांकलन समिति। सर ने करवाया होगा पॉलिटी के अंदर प्रांकलन समिति वगैरह, ठीक है। तो प्रांकलन समिति का कार्य क्या होता है? बजट तैयार करना, ठीक है। जैसे घर के अंदर अगर कुछ चीज लेके आनी हो
तो पापा कहते हैं देखियो मोटा मोटा कितना खर्चा लग जाएगा, है ना, जैसे शादी ब्याह होता है, ठीक है, तो पहले बजट देखते हैं ना, मोटा मोटा कितना खर्चा आ जाएगा, ठीक है, तो वो प्रांकलन समिति बैठेगी, आ जाओ भी जल्दी से, है ना, तो प्रांकलन समिति। बजट को टीवी के ऊपर प्रसारण कब से शुरू किया? 1992। कब से? 1992। अधिकार पास करने का किसके पास होता है? प्रस्तुत का किसके पास? राष्ट्रपति। बट करता कौन है? वित्त मंत्री। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। किसके कहने पर? राष्ट्रपति। बजट प्रस्तुत करने की चर्चा हमारे संविधान के अंदर ही नहीं है। हमारे संविधान के अंदर बजट का एक नया नाम रखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, या फिर अंग्रेजी के अंदर कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। कुछ ये आर्टिकल्स है जो आपके बजट से रिलेटेड है, आपको पहले से इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। आर्टिकल नंबर 112 क्या कहता है? बजट के तहत वित्त मंत्री विभिन्न कार्य की योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही वित्त मंत्री संसद के अंदर, सदन के अंदर खड़ा होकर जो बजट को पेश करता है, वो किस आर्टिकल के अंदर चर्चा है? 112। और 113 के अंदर क्या कहा गया है? प्रांकलन के तहत खर्च का विवरण दिया जाता है। क्या? खर्चे का विवरण, कि इतना इतना खर्चा इस डिपार्टमेंट को हम दे रहे हैं, कि ये खर्चा होगा आने वाले प्लान के तहत। और 114 के अंदर क्या है? एक विनियोग विधेयक पास किया जाता है, और जब तक ये विनियोग विधेयक पास नहीं होगा तब तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी किसी को भी, ठीक है। अगर पैसा चाहिए तो किस विधेयक को पास करवाना पड़ेगा संसद के अंदर? विनियोग विधेयक। किसको? विनियोग विधेयक को क्या करना पड़ेगा? पास। अगर ये पास हुआ तभी क्या मिलेगा? धन मिलेगा, अन्यथा धन नहीं मिलता। और इसीलिए इस संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय धन का रक्षक। संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय धन का रक्षक। संसद के अंदर ये पास नहीं हुआ तो धन नहीं मिलेगा किसी भी डिपार्टमेंट को। 115 के अंदर क्या होता है? अगर मान लो पैसे घट गए, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने टांग अड़ा दी, बीच में काम रुक गया, फिर दोबारा से उसको पैसा चाहिए या पैसा कम पड़ गया पहले ही, तो दोबारा से पैसा निकालने के लिए किस आर्टिकल के तहत निकाले जाएंगे? 115। यानी कि इसके तहत प्रांकलन द्वारा दिए गए पैसे घट जाने पर पैसा निकाला जाता है दोबारा से, तो दोबारा से पैसे निकाले जाते हैं। फिर पहले ये विनियोग विधेयक पास हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद अगर पैसा की कमी पड़ जाती है, जैसे 3 लाख करोड़ आप ये परिवहन डिपार्टमेंट को देते हैं सड़क वगैरह निर्माण के लिए, अगर मान लो 3 लाख करोड़ से काम ना चलता हो, उनको 4 लाख करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ और चाहिए, तो किस आर्टिकल के तहत निकालेंगे? 115। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बजट के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का बजट होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज इतना ही रखते हैं।